हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, वेब सीरीज़ की बात हो और मिर्ज़ापुर सीरीज़ का नाम नहीं आए, ये कैसे हो सकता है। उस सीरीज़ के जो डायलॉग्स थे वो इस कदर ज़मीनी रूप से जुड़े हुए थे कि हर क्षेत्र में उनका रेफरेंस लेकर कुछ न कुछ ज्ञान की बात की जा सकती है। तो ऐसी ही कुछ कोशिश आज हमने की है स्टॉक मार्केट के अंदर उन डायलॉग्स को यूज़ करके स्टॉक मार्केट की कुछ मानसिकता, कुछ फिलॉसफी, कुछ साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, डेफिनेटली कमेंट करिए ये कैसी लगी ये कोशिश। और हो सकता है हमने बहुत से फेमस डायलॉग्स मिस कर दिए हों। तो अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह के डायलॉग्स जो हमने मिस किए हैं, जो कि मुझे पता है कि हमने सर्टेनली किए हैं, और उसको स्टॉक मार्केट में किस तरह से जोड़ा जा सकता है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के को हम देखा जाए तो ये एक शतरंज की बिसात है। इसके अंदर हाथी है, राजा है, रानी है, ऊँट है, घोड़े हैं और कुछ सिपाही हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी एफआईज हैं, डीआईज हैं, ब्रोकर हैं, एडवाइज़र हैं, रिटेल पार्टिसिपेटर्स हैं, है ना। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो रिटेल पब्लिक भी उसके अंदर पैसा डालती है। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक्स खरीदते हैं। उसे खरीद कर होल्ड करने की चाहत से बैठते हैं कि हम लंबे समय तक होल्ड करेंगे और उस पर बड़ा रिटर्न कमाएंगे। लेकिन जब रेनी डेज आते हैं तो जितने भी बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो राजा, रानी, हाथी, घोड़े, ऊंट, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो सभी के पास में एक शेड अवेलेबल होता है जिसमें वो अपने आप को छुपाकर एक सेफ्टी के साथ में उन खराब दिनों को निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रिटेल पब्लिक की बात है, रिटेल पब्लिक हमेशा मार्केट के अंदर रेनी सीजन्स के अंदर अपना पैसा गवा के जाती है। और ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिसके अंदर एफ आई आईज, डी आई आईज, टीवी चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स, चंद एडवाइज़र्स, ये सभी उन रिटेलर के पैसों के ऊपर, जो उनको रिटेलर ही एक तरह से प्रोवाइड करता है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं। और वो सभी रिटेलर को कोसते हैं कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं करा। वो ये भूल जाते हैं कि ये एडवाइस किसने दी थी, क्योंकि रिटेल पब्लिक के पास में वो नॉलेज आती कहाँ से, वो कहीं ना कहीं से वो नॉलेज ग्रैब करता है। वो टीवी देखता है, वो चैनल्स सब्सक्राइब करता है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या वो टेलीग्राम चैनल हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस शतरंज की बिसात पे रिटेलर एक ऐसा सेगमेंट है जो इन सभी को पैसा दे रहा है, लेकिन उसी के पास में कुछ नहीं है। तो मुझे इसके अंदर एक डायलॉग याद आता है जो मिर्ज़ापुर सीरीज़ में है कि जब कुर्बानी देने का टाइम आता है तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है, राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं सिर्फ गद्दी पे बैठने के लिए। यही हाल रिटेल पब्लिक का है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब इस हाल को कैसे बदला जा सकता है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइएगा। मैं उसके लिए कुछ मेरे दिमाग में 8 से 9 पॉइंट्स हैं, वो वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इस हालत के अंदर कुछ सुधार कर सकते हैं। और हम मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो लॉस प्रूफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं या लॉस प्रूफ हैं, लेकिन हाँ, इतने बड़े लॉस से जो रिटेल पब्लिक हर बार करती है उससे कुछ हद तक बच सकते हैं। सीरीज का एक डायलॉग है कि अ, हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम को बदल सकता है। अब इस पूरे खेल का, जो स्टॉक मार्केट का खेल है, उसमें राजा है, एफआईआईज और ये बड़े प्लेयर्स जिनके पास में अकूत संपत्ति है, ये लोग कभी भी नियम बदल देते हैं। मुझे याद है आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जब हम इन्वेस्ट करते थे तो ये देखते थे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो डिविडेंड पे कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमने वो फंडामेंटल को समझना स्टार्ट करा कि किस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, किस तरह से ईपीएस होता है, क्या प्राइस अर्निंग रेशियोज होते हैं, वो समझना स्टार्ट करा। और हम उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रिप बनाना स्टार्ट करी थी कि ये जो बड़े प्लेयर्स थे ये टेक्निकल पे चले गए, प्राइस सेक्शन पर आ गए कि अब हमको टेक्निकली उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म के अंदर क्या व्यू लग रहा है। तो उन्होंने फिर टेक्निकल के ऊपर अपने ट्रेड को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करा।
पहले डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फिर 15 मिनट पे आए, फिर 3 मिनट पे आए, आधे घंटे पे आए, 1 घंटे पे आए। तो लोगों को उन्होंने सिखाया कि किस तरह से टेक्निकल को यूज़ करना चाहिए। तो लोगों ने आरएसआई समझा, बॉलिंजर बैंड समझा, वॉल्यूम एनालिसिस समझा, इलियट वेव समझा। वहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सपर्ट लाने की कोशिश करी कि अगर ओवरसोल्ड ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर है तो हम वहाँ पे बाय कर लें या सेल कर लें। तो वो एक कदम आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर चीज़ों को उन्होंने लेकर गए ओपन इंटरेस्ट पे, कि भाई अब हमें ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि निफ्टी का ओआई कहाँ पर है। क्या ओआई ऊपर आपको कॉल ऑप्शन राइट हो रहे हैं या पुट ऑप्शन राइट हो रहे हैं, एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने ये सिखाया कि अब हमको ओआई भी चेक करना है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो होंगे वो ऑप्शंस को राइट करके एक छोटा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है। तो लोगों ने राइटिंग करना स्टार्ट करा। राइटिंग करना स्टार्ट करा तो वहाँ पर इतने अनलिमिटेड लॉस लगने स्टार्ट हुए कि पूरे 1 साल के अंदर आपने जो प्रॉफिट कमाया वो 2 महीने 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा आप ख़त्म करना स्टार्ट कर गए। तो नियम लगातार बदलते जा रहे हैं। फिर हमने ओआई समझना स्टार्ट करा तो अब वो एल्गो ट्रेड पे आ गए कि 3 बजती है और एक मशीन ट्रेड होता है। आप देखिएगा जनरली 3 बजती है और 3 बज के 1 मिनट 2 मिनट के आसपास इतना बड़ा ट्रेड होता है कि मार्केट अगर माइनस में होता है तो प्लस में आता है, प्लस में होता है तो माइनस में आता है ना। तो ये राजा जो हैं वो कभी भी नियम बदल रहे हैं, है ना। तो ये रूल आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि स्टॉक मार्केट का जो राजा है वो राजा है एफआईआईज और बड़े प्लेयर्स। जितने भी इनको फैसिलिटेट करने वाले लोग हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, न्यूज़पेपर्स हों, पहले न्यूज़ छपती थी फिर बिकती थी, अब पहले बिकती है फिर छपती है। तो जितने भी आपको फ्री रिसोर्स, फ्री टिप्स, फ्री न्यूज़ मिल रहा है कि आप ये खरीद लीजिए, ये बेच लीजिए, ये अल्टीमेटली ध्यान रखिएगा ये ऑपरेटर का एक माया जाल है। इस लाइन को आप बार बार पढ़िएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा और उसको अपने ट्रेडिंग जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं। बाबूजी एक चीज़ बोलते थे इस सीरीज़ के अंदर कि कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लो तो कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देता है। ठीक है। अगर आपको मार्केट के अंदर अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव करनी है, प्रॉफिटेबल रहना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एफआईआईज और बड़े प्लेयर्स कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। आपको उनके ट्रेड को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो मार्केट आपको काटना बंद कर देगा। मैं ये एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ तो आप वर्ड्स पे मत जाइएगा, ये सिर्फ एक एनालॉजिकल रेफरेंस के लिए मैंने यूज़ किया है कि मार्केट के मालिक के ट्रेड हम कैसे पता करें। उसको पता करने के कुछ तरीके हैं कि आप ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करिए, किसी भी मेजर इवेंट से पहले वो किस तरफ की पोजीशन बना के जा रहे हैं, किस तरफ उनकी राइटिंग ज़्यादा है, किस तरफ उनको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, वहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बिल्ट हो रहा है। ठीक है। रिवर्स ट्रेड भी कभी कभी एफआईज लेते हैं, है ना। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रख के और वहाँ पर उस ट्रेड को समझिए। उसको पहले प्रेपर ट्रेड करिएगा, एक इवेंट 2 इवेंट आप निकल जाने दीजिए। आप देखिए कि क्या आप एफआईए की सोच तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। ट्रेड को तो भी आप साइड में रखिए, पहले आप उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। ठीक है। तो मार्केट के मालिक किस तरफ बैठे हुए हैं उसी तरफ आपको बैठना है। 90% टाइम जिस तरफ बड़े लोग बैठते हैं ना उसकी उल्टी तरफ हम बैठते हैं, रिटेल पब्लिक। तो ऐसी गलती नहीं करें आप, है ना। तो उनको आपको दोस्त बनाना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट जो है वो काटना बंद करेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आप सबसे पहले खुद से पूछिए कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। इस सीरीज में जैसे अखंडानंद त्रिपाठी जो कालीन भैया थे उन्होंने अपने मुन्ना भैया से पूछा कि भैया गन का सेल कैसे बढ़ाओगे। तो मुन्ना भैया ने बोला कि ऐसा इमीडिएटली तो कुछ सोचे नहीं है, बट सोचेंगे। तो ये गलती आप मत करिए, है ना। आप सबसे पहले ये पता करिए कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका जवाब भी यही है जो मुन्ना भैया का था तो शायद आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे और पूरी दोनों सीरीज में मुन्ना भैया को गद्दी नहीं मिल पाई, उसी तरह से आपको प्रॉफिट का ताज पहनने को नहीं मिलेगा। तो आप ये सवाल करिए कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। अब इसका एक सिंपल आंसर ये नहीं हो सकता कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए करना चाहते हैं। आप गोल फिक्स करिए कि कितना प्रॉफिट कमाना है, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, क्या टारगेट है, क्या गोल है आपका। कि आपको मर्सिडीज बेंज खरीदनी है, बुगाती खरीदनी है, या आपको बड़ा घर खरीदना है, या आपको फॉरेन वेकेशन पे जाना है, या आपको अपने लोन पे ऑफ करना है।
उसको फिर आप इस बड़े पैसे को, जो बड़ा गोल है आपका 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उसको फिर आप डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करिए और देखिए कि किस तरह से कितना ट्रेड करके हम वो पैसा वहाँ पे निकाल सकते हैं, कंप्लीटली अपना रिस्क मैनेजमेंट करके। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का गोल आपके पास में सेट नहीं है, प्री रिटन नहीं है, तो शायद मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपको पहले वो वर्किंग करनी चाहिए मार्केट में आने से पहले। एक एफ एंड ओ ट्रेडिंग के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ, और अब हम शायद अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट से हम ट्रेडिंग की तरफ जाते जाएंगे इस स्लाइड के अंदर, इस वीडियो के अंदर, है ना। तो बबलू पंडित बोलते हैं अखंडानंद त्रिपाठी को ज्वाइन करने से पहले कि जिस दिन हम इस लाइन में आ गए, वापस दोबारा जिंदगी भर इसमें से निकल नहीं पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक बार एफ एंड ओ करने लग गया, है ना, फिर वो दोबारा पूरी ज़िंदगी इसके मायाजाल से बाहर नहीं निकल पाता है। ये चीज़ ही ऐसी, क्योंकि इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखता है। फिर आपको वो 100 शेयर खरीद के, 25 शेयर खरीद के, 10 शेयर खरीद के, 5 साल होल्ड करके, 1 साल होल्ड करके वो जो मुनाफा होता है वो बहुत छोटा लगता है। ठीक है। तो समय को आप इसके अंदर छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि मुझे तुरंत पैसा मिल जाए। अब वो तुरंत पैसा अगर आपको 2 दिन में भी मिल रहा है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमने पैसा लगाया और 2 दिन में पैसा बन गया। लेकिन अगर वही ट्रेड अगर फंस जाता है, तो आपको पता है कि किस तरह के का कैपिटल लॉस एफ एंड ओ के अंदर होता है ना। तो एफ एंड ओ की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तभी आप एफ एंड ओ की ट्रेडिंग के अंदर आए। एफ एंड ओ की ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, और स्पेशली आजकल तो जो ट्रेडिंग है अ, वो ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन बहुत बढ़ गए हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो पाऊ जी ने जिस तरह बोला कि जीत की गारंटी तभी है जब जीत और हार दोनों आपके कंट्रोल में हो, तो ऑप्शंस के अंदर भी स्पेशली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तभी होगी जब कॉल साइड और पुट साइड दोनों आपके कंट्रोल में हो। मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। तो अगर आपने कॉल की तरफ बैठे हैं, तो आपके पास में एक हेजिंग होनी चाहिए, आपको अपने स्टॉप लॉस पता होने चाहिए, आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, आप उस पोजीशन में होने चाहिए कि आप एफ आई आईज के माइंडसेट को गेज कर पाएँ कि किस तरफ वो पोजीशन को लेकर जाएंगे, कहाँ पर उनकी पोजीशन बनी हुई है, किस तरफ उनको मैक्सिमम लॉस हो सकता है। क्योंकि एफ आईज हर मंथ उतना बड़ा लॉस नहीं करेंगे, हो सकता है कभी एक बार उनको भी लॉस हो जाए, लेकिन वो लॉस को कवर करने जरूर आएंगे। ठीक है। वो हो सकता है उस वीक में नहीं आए, नेक्स्ट वीक में आए, उसके नेक्स्ट मंथ में आए, लेकिन वो उस पैसे को निकाल लेंगे। और एफ आई दोनों तरफ खेलते हैं, वो कॉल भी राइट करते हैं, पुट भी राइट करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपकी जीत की गारंटी तभी है जब आप कॉल और पुट दोनों साइड का जो वॉल्यूम है और जो प्राइस एक्शन है वो आपके कंट्रोल में हो। ठीक है। एक डायलॉग था कि जहाँ पर ये साहब बोलते हैं कि जाति प्रथा काहे बनाई गई, इसलिए ना कि पावर हमेशा ब्राह्मणों के पास में रहे। स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये चीज़ मुझे बहुत सही तरह से अप्लाई होती हुई नज़र आती है, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वीकली एक्सपायरी इसलिए बनाई गई क्योंकि पावर हमेशा ऑपरेटरों के पास में रहे। ठीक है। आप देखिए कि जब से बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 2015-16 से बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस आए हैं, है ना। जब से बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस आए हैं, और उसके बाद में 2-3 साल पहले जब निफ्टी के वीकली ऑप्शंस आए थे, और अब तो फिर निफ्टी के भी वीकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में होना स्टार्ट हो गया है, इतना वॉल्यूम हो गया है कि मार्केट के अंदर जो स्विंग है, निफ्टी के अंदर एक समय में पूरे महीने में 100 पॉइंट का मूवमेंट नहीं होता था। अब 100 पॉइंट का मूवमेंट अगर दिन में नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता है ना। तो ये सब ऑपरेटरों के पास में कंट्रोल रहे, इसके लिए वीकली ऑप्शंस को बनाया गया है, इसलिए इंडेक्स के अंदर ज़्यादा आपसे ट्रेडिंग कराई जा रही है। आप देखिए कि आजकल कैश का मार्केट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कैश डिलीवरी, वैसे भी आपके पास में पैसा कम होता है, रिटेलर के पास में तो ज़्यादा क्वांटिटी लेके जा नहीं पाता है। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में लिवरेजेस बंद कर दिया है ना। एफ एंड ओ के मार्जिन बढ़ा दिए, फ्यूचर्स के मार्जिन बढ़ा दिए हैं, राइटिंग के मार्जिन बढ़ा दिए हैं, है ना। तो बेसिकली रिटेल पब्लिक को इंड्यूस किया जा रहा है कि वो ऑप्शंस बाइंग करें, कंटिन्यूसली बेसिस पे बाइंग करें, वीक में 2 बार हीरो जीरो ट्रेड करें,
एक बार फिन निफ्टी के लिए करे, एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए करे। मंगलवार और गुरुवार को मैक्सिमम यही काम करते हैं, और यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको वीकली ऑप्शंस में देखने को मिल रही है किसी भी इंडेक्स के अंदर, है ना। तो वीकली एक्सपायरी क्यों बनाई गई है, ये आपको अपने हमेशा अपने ध्यान में रखना है। अब बना गई है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है। अच्छा, ये सब एक्सचेंज ने स्टार्ट करा। तो गुड्डू पंडित जिस तरह बोले थे कि शुरू मजबूरी में किया था, अब मज़ा आ रहा है ना। तो एक्सचेंज की भी कमोबेश यही हालत है कि उन्होंने शुरू तो ये मजबूरी में करा था, क्योंकि उनके ऑप्शंस के वॉल्यूम इतने हो नहीं रहते, है ना। लेकिन अब उनको मज़ा आ रहा है, अब वो हर सेगमेंट की वीकली ऑप्शंस लेकर आ गए, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल को बार बार स्टेक पे लाने की कोशिश है, कि आप एक दिन पैसा कमाओ तो अगले दिन गवाओ, अगले दिन गवाओ तो दूसरे दिन कमाने की आपके पास में होप रहे, है ना। इन सब चीज़ों को आप एक ओवरऑल इकोसिस्टम में देखिएगा कि क्यों एक्सचेंज हर इंडेक्स के वीकली ऑप्शंस लेके आ रहा है, क्यों वो फिजिकल सेटलमेंट की तरफ गया। अल्टीमेटली ठीक है, फंडामेंटली अच्छी चीज़ होंगी वो सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं यूज़र्स जो रिटेलर्स हैं, उनकी मेंटेलिटी को, उनकी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने की और उसको अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है, कि वो वही ट्रेड करें जो एक्सचेंजेस या बड़े प्लेयर चाहें, ठीक है। दद्दू बोले थे कि व्यापार जब भी करो तो जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो। हमको भी ट्रेडिंग जब भी करें, है ना, तो जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करें। ये नहीं कि टीवी चैनल पे 10 पैनलिस्ट बैठे हैं, ठीक है, किसी ने एक कॉल दे दी और हमने उसको बाय या सेल कर दिया, ठीक है। क्योंकि वो टीवी चैनल पे बैठने वाले कम से कम एक दिन में 15 से 20 वहाँ पर एनालिस्ट आते हैं। 15 से 20 एनालिस्ट आके दिन में कम से कम अगर 3 से 4 कॉल भी देते हैं, है ना, तो 20 में से 4 कॉल जो होती है, 80 कॉल 100 कॉल एक चैनल पे आती है। इस तरह के देश में भी 3 बड़े चैनल्स हैं, जी हो गया, सीएनबीसी हो गया, सीएनबीसी का इंग्लिश चैनल हो गया, बिजनेस ईटी सुदेश का हो गया, है ना। तो इतने सारे चैनल हैं, आप किस किस एनालिस्ट को फॉलो करोगे। कभी कोई एनालिस्ट अपनी किसी कॉल में सही होगा, कभी गलत होगा। 80-90 कॉल अगर एक दिन में आप देते हो, उसमें से 5 कॉल के अंदर अगर आपके टारगेट हो जाएंगे, तो आपको बार बार वो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि हमारी कॉल थी, हमारी कॉल थी। जहाँ पे लॉस होगा उसकी बात नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं रिटेल वहाँ पे फंस रहा है। सिमिलरली टीवी चैनल्स तो छोड़िए, टेलीग्राम चैनल इतने हो गए हैं, यूट्यूब चैनल इतने हो गए हैं, ठीक है, कि वो इतनी कॉल देते हैं, इतनी कॉल देते हैं कि आपके लिए उस कॉल्स के ऊपर ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी ट्रेड करो, आप इंफॉर्मेशन हर जगह से लो, लेकिन आप अपना सेटअप आप पहले फॉलो करो। आपका खुद का एक प्राइट सेटअप होना चाहिए। तो जो दो कानों के बीच में आपका दिमाग है ना, उसको आप यूज़ करिए, और न्यूज़ का पार्ट मत बनिए, आप खुद न्यूज़ बनाइए, है ना। और न्यूज़ कब आप बनाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, है ना। तो जब आप पढ़ेंगे, आपको उस कंपनी के फंडामेंटल पता चलेंगे, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरऑल डायरेक्शन पता चलेगा कि ऐसे फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में आर्टिकल पढ़िए, पास्ट में क्या हुआ है वो बैक टेस्टिंग करिए, और उसके बेसिस के ऊपर आपको समझ में आएगा कि यार अब मार्केट यहाँ पे जा रहा है ना। तो जो दिमाग आपको दिया हुआ है उसको यूज़ करिए, न कि आप किसी और को उसका यूज़ करने दें, किसी दूसरे के डिसीजन से आप प्रभावित नहीं हो। गुड्डू पंडित बोले थे कि अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, और हम बनाएंगे अब मिर्ज़ापुर को अमेरिका, है ना। तो अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कमाना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रॉफिट में हो तो भी आपका स्टॉप लॉस लगा रहना चाहिए। अगर आप लॉस में हैं तो भी आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, तभी आप अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। जनरली क्या होता है कि हम प्रॉफिट के अंदर तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, है ना, लेकिन जब लॉस होता है ना, तो हम बहुत नीचे तक बैठे रहते हैं इस उम्मीद के अंदर कि हमारा ट्रेड आ जाएगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ट्रेड हो या आपका ऑप्शंस का हीरो जीरो वाला ट्रेड हो। आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों में स्टॉप लॉस लगाना है ना। अगर आप दोनों में स्टॉप लॉस लगाएंगे, तभी जाके आपको, अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो छोटा स्टॉप लॉस लगेगा, और बाद वाले प्रॉफिट्स को कवर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और आप नया ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है।
बबलू पंडित बोल रहे थे कि गन की मदद से डर नहीं बढ़ाना है, डर की मदद से गन्स बढ़ानी है। जो ये सेल्स बढ़ा रहे थे गन्स की, है ना, इस सीरीज के अंदर। तो उसी तरह से हमको भी ध्यान रखना है कि हमको ज़्यादा कैपिटल लगा के या ज़्यादा कैपिटल की मदद से ट्रेडिंग नहीं बढ़ानी है। हमको ट्रेडिंग की मदद से प्रॉफिट बढ़ाना है और उस प्रॉफिट को हमसे हमारी कैपिटल बढ़ानी है ना। इस चीज़ को वापस पढ़िएगा कि ऐसा नहीं है कि आपका एक ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गया, आपने 1 लाख रुपये आज लगाया और कल आपको 10% का प्रॉफिट हो गया, तो आप कल जाके मतलब 5 लाख का पैसा उसमें लगा दें। आपको कैपिटल की मदद से ट्रेड ज़्यादा नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग की मदद से अपनी कैपिटल बढ़ानी है ना। तो ये हमारी हंड गेम्स की एक लाइन हमने बनाई है कि हम कैपिटल की मदद से ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, हम ट्रेडिंग की मदद से कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस सीन के बारे में कौन नहीं जानता, कुछ इसमें अपशब्दों का प्रयोग हुआ है, उसको मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। और इसको मैंने इसलिए यूज़ करा है ताकि ये क्लियर हो पाए कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो कभी भी मार्केट से रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, है ना। तो उतना ही काम करें जितना आप बचा सकें, जितने लॉस को आप बचा सकते हैं उतना ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट कब घूमेगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर रोक लगा लीजिएगा। किसी भी ट्रेड पे अगर स्टॉप लॉस हो जाए, है ना, स्टॉप लॉस तो देखिए मार्केट की रियलिटी है, स्टॉप लॉस तो लगेंगे। भगवान भी अगर आके यहाँ पे ट्रेड करेंगे ना, उनके भी स्टॉप लॉस लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे समझदारी हमको ये दिखानी है कि अगर ट्रेड पे स्टॉप लॉस हो जाए तो तुरंत उस स्टॉप लॉस को काटो, ठीक है। और काटने के तुरंत बाद बोलो ये भी ठीक है कि इतनों में ही जान छूटी, नहीं तो वो ट्रेड आप लेके बैठे रहते हैं। उस ट्रेड को कवर करने के लिए आप फिर एक नया ट्रेड करते हैं, उस लॉस को कवर करने के लिए फिर नई कैपिटल फंसती, फिर आपका लॉस लग सकता था। तो बेटर है कि डबल लॉस लगने की जगह उस पोजीशन को आप एक बार काट दो, ठीक है। और वो लॉस आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो अभी लॉस तो हो चुका है, सिर्फ आपने बुक नहीं करा है, तो आप उसको एक बार बुक कर लो। लॉस तो ऑलरेडी हो ही चुका है, आप उसको मान के चल रहे हो कि नॉशनल लॉस है, नहीं, ऐसे लग गया आपके प्राइस सेटअप से। कुछ भी आप यूज़ करते हो, आप एम पैटर्न यूज़ करते हो, डब्ल्यू यूज़ करते हो, बॉक्स थ्योरी यूज़ करते हो, कप एंड हैंडल करते हो, आर एस आई करते हो, जो भी आप टेक्निकल पैरामीटर लगाते हो, आपका पी रेशो है, फंडामेंटल है, वीकली ब्रेकडाउन दे रहा है, आप वहाँ पर अगर आपके सेटअप पे स्टॉप लॉस लग गया है, पोजीशन को काट के तुरंत आप बाहर आ जाओ, थैंक यू बोलो उस ट्रेड को और एग्जिट कर जाओ। क्योंकि अगली बार मुन्ना भैया अगर घर आए और जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो, है ना, उसी तरह से अगली बार अगर ट्रेड का मौका आए आपके पास में और आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचे तो ये ज़्यादा बड़ी रिस्क है। तो कभी भी अगर आपका स्टॉप लॉस लग जाए, आप उस पोजीशन में से एग्जिट कर जाएं और उस नए ट्रेड का वेट करें। वो ट्रेड आपको मिल जाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट आपको ट्रेड देता है, हर दिन आपको 2 से 3 ट्रेड करने का मौका मार्केट देता है। आप उस ट्रेड को पहचानेंगे और अनबायसली पहचानें कि आप मार्केट के अंदर ना तो आप बियर हैं ना आप बुल हैं, इस सोच के साथ में आप मार्केट के अंदर प्रवेश करें, ठीक है। और उसी सोच के साथ में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। प्रॉफिट आता है तो उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और ट्रेल करते चलें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाए तो पोजीशन में से आप एग्जिट कर जाएं। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस लग जाता है, पोजीशन में से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये हमने कोशिश करी थी कि आपको इस सीरीज़ के डायलॉग्स के माध्यम से बता पाएँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, कि जिसके अंदर हम 8 या 9 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में कैसे पोजीशन साइजिंग करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको उस टॉपिक की ज़रूरत है तो, है ना। थैंक यू सो मच। आप अपने समय को हमारी वीडियो देखने में लगा रहे हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको उसको कंटेंट पसंद आ रहा है तो, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी इस तरह के वीडियोज़ अगर आप हम रिलीज़ करें तो आप मिस नहीं करें। थैंक यू सो मच।